ठीक है त्रिवेणी, आप जो कह रहे थे आप भेजिए ग्रुप में, ट्राई करते हैं, क्वेश्चन भेजिए अगर है आपके पास तो, या तो पीडीएफ है तो पीडीएफ भेज दीजिए, वैसे देख सकते हैं, नहीं तो क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लेके भेजिए, जैसे भी ठीक लग रहा है। सो देखिए ये क्वेश्चन इन्होंने भेजा है, क्वेश्चन नंबर 62 है जो भेजा है, ये CSR नेट दिसंबर 2018 का है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x कॉमा वाई आर IID यूनिफॉर्म। तो आज तो मैं प्रॉब्लम ही करूंगा, थ्योरी कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो आज अभी जिन्होंने PYQ CSR नेट का किया है, और ऑनेस्टली ट्राई करके ही डाउट पूछना, तभी फायदा होगा। जो कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं सर डाउट करा ही रहे हैं सारा क्वेश्चन, अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे पुराने मिले हैं मुझे, मतलब पिछले बैच जो अब रिकॉर्डिंग तो पता चलेगा, उन्होंने पागल कर दिया था। मतलब उनको कुछ नहीं करना है, बस क्वेश्चन उठाए, फोटो खींचे, भेज दिए, एक दिन में 50-50 डाउट भेज रहे हैं, और ऑनेस्टली वो एक भी क्वेश्चन ट्राई नहीं करते हैं। तो इससे आपका कोई फायदा नहीं होना है, सॉल्यूशन कलेक्ट करके आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। एग्जाम निकलेगा जब आपके दिमाग में सॉल्यूशन होगा, या आप सीखोगे उस चीज को। तो पहले ट्राई करो, ट्राई करने से ये रियलाइज होगा कि आपको क्या सीखना है, और तब कोई सॉल्यूशन बताएगा तो आप एग्जैक्टली आप वही पॉइंट हिट करेगा कि अच्छा ये मुझे नहीं आता था। अदरवाइज आप बिना ट्राई करे पूछोगे, आपको लगेगा आपको कुछ नहीं आता है, और तब और डिमोटिवेट हो जाओगे, ये दिक्कत है। ट्राई करके आओगे तो आपको सीखने का मौका मिलेगा कि यहाँ प्रॉब्लम है और ये मुझे ठीक करना है, तो उस पर वर्क करो, ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ट्राई करके डाउट पूछना, इट्स नॉट लाइक बस ऐसे उठा उठा के पूछ रहे हैं, क्योंकि इतने क्वेश्चन है जिंदगी भर सॉल्व करता रह जाऊंगा मैं, नहीं होगा, मतलब इतना टाइम नहीं है, कहने का मतलब ये है। तो इसलिए आपसे जो नहीं हो रहे हैं आप ट्राई करके फिर डाउट पूछना। ये x मोर देन y गिवन x लेस देन 2y, ठीक है। सो x मोर देन y गिवन x लेस देन 2y, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये निकालने हैं क्वेश्चन, तो आसान क्वेश्चन ऐसे आपने बेसिक BSc में पढ़े होंगे, ये सब जैम लेवल के क्वेश्चन ऐसे, तो मतलब इस तरह के क्वेश्चन जैम में आते हैं, इट्स नॉट लाइक कि अब आसान है मुश्किल है, सॉल्व करने के बाद समझ आएगा मुझे, है ना। देख के लग रहा है कि आसान सा है, लेकिन ट्राई करते हैं। तो इट्स सिंपल लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन F, तो हम लोग जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F यही होगा अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F, ठीक है। अब देखिए, सो हमें क्या करना है, तो यहाँ पे x मोर देन y x लेस देन 2y, तो इसको हम ठीक से लिखेंगे, तो ये है x मोर देन y लेस देन 2y, ऐसे कुछ है। एंड ठीक है ना, यहाँ x इंटरसेक्शन लेना था ना, तो x y से ज़्यादा है 2y से कम है, और यहाँ पे जो है आपके पास x लेस देन 2y है, तो ऑब्वियस बाउंड जो इसका है वो 0 है ना, x y 0 से 4 में है, तो ऑब्वियस बाउंड इसका 0 है। तो मतलब ये हमें फाइंड करना है एक्चुअली, ठीक। अब आप क्या करेंगे, तो हमारे पास जो सपोर्ट है एक्स वाई का, है ना, सो एक्स वाई का सपोर्ट है 0 से 4, तो यहाँ पे ये x 0 है, x 4 है, x 0 है, x 4 है, इस तरह से, तो ये 4,4 है यहाँ पर, ठीक है। अब ये हमारा सैम्पल स्पेस समझ सकते हैं आप, ठीक है। सो दिस रीजन इज सैम्पल स्पेस अभी के लिए जॉइंट का। अगर यहाँ से आप जॉइंट PDF लिखोगे तो 1/4 इंटू 1/4 1/16, x बिटवीन 0 एंड 4, y बिटवीन 0 एंड 4, यही है यहाँ पे, ये IID है, तो ये सब आपको पता ही है। अब ये आपके पास है, अब आप देखिए इसमें ये रीजन, तो हमें क्या करना होगा, इसका ये रीजन निकालना है। वैसे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो एरिया से भी काम हो जाएगा, इंटीग्रेशन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जब आपका रैंडम वेरिएबल यूनिफॉर्म है ना, तो ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट होता है कि एरिया ऑफ द इवेंट, एरिया करस्पॉन्डिंग टू इवेंट अपॉन एरिया करस्पॉन्डिंग टू सैम्पल स्पेस। जैसे मान लो ये प्रोबेबिलिटी निकालना है मुझे, पहले वाला जैसे मैं, ये तो मुझे निकालना ही है, तो मैं अलग से बात कर रहा हूँ कि मुझे ये प्रोबेबिलिटी चाहिए x मोर देन y लेस देन 2y, तो इसमें मुझे क्या करना होगा, तो ये एक इवेंट है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एरिया अपॉन सैम्पल स्पेस का एरिया, तो उससे भी हो जाएगा। यूनिफॉर्म के लिए सिर्फ होता है ये, इंटीग्रेशन से भी करके बता सकते हैं तब भी वही आएगा। और चलिए तो ग्राफ बना के देखते हैं। तो इस वाले रीजन को डिसाइड करने के लिए आपको बनाना होगा y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ और x इज इक्वल टू 2y, मतलब किसी भी इनइक्वलिटी का ग्राफ बनाना है तो पहले आपको उसके बाउंड्री का ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो बाउंड्री क्या है, y इक्वलिटी लगा दो, इनइक्वलिटी को हटा के इक्वलिटी लगा दो, तो y इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू 2y, इसका ग्राफ बनाते हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू एक्स बाई 2 समझ सकते हैं ना, दिस इज लाइक y इज इक्वल टू एक्स बाई 2, ये ना। तो y इज इक्वल टू एक्स, तो ये लाइन है, ठीक, एंड y इज इक्वल टू एक्स बाई 2, तो जैसे x जब 4 है तो y 2 होगा इधर, है ना, और 0 पे 0 है, तो ये जो लाइन होगा
ग्राफ चेक कर लीजिएगा जी, कुछ मिस्टेक करूँ तो बताना। तो ये x इज इक्वल टू वाई और ये 2x इज इक्वल टू वाई, ठीक, देख लीजिए। तो ये उल्टा नहीं बना दिया मैंने, x4y सही है, अभी देख लो, है ना। अच्छा सॉरी, 2x इज इक्वल टू वाई क्यों लिख रहा हूँ, 2y इज इक्वल टू एक्स ना, मतलब x इज इक्वल टू 2y, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 2y, ठीक है अब, हाँ ओके। तो ये ग्राफ है। अब आपको देखना है कि दिस लाइन इज x इज इक्वल टू वाई, दिस लाइन x इज इक्वल टू वाई। अब आपको चाहिए था x बिटवीन y एंड 2y, तो वैसे भी आपको दिख रहा होगा x बिटवीन y एंड 2y, तो ये बीच का रीजन आएगा। अदरवाइज कोई टेस्टिंग पॉइंट लेके भी आप चेक कर सकते हो, लेकिन बीच का है तो ये बीच का ही रीजन आएगा। सो ये जो ब्लैक रीजन हमने सेट किया है, दिस इज द रीजन करस्पॉन्डिंग टू इवेंट दिस, इस इवेंट का। तो जैसे मैं कह रहा था, न्यूमरेटर की प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, इस वाले की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो एरिया ऑफ दिस सेडेड रीजन अपॉन एरिया ऑफ सैंपल स्पेस। तो इस सेडेड रीजन का एरिया निकाल पाएंगे क्या आप लोग? तो देखो बाहर दो ट्रायंगल बचा हुआ है ना, तो टोटल में ट्रायंगल हटा देते हैं, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। सो जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि टोटल जो ट्रायंगल है इसका होगा अपॉन 16 प्रोबेबिलिटी, और इस सेडेड रीजन का एरिया चाहिए। तो हमें तो ये पता है ना कि इस वाले रीजन का जो एरिया है आपके पास, ये टोटल 16 है। इन दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल घटा दो, तो बताओ कितना आएगा सेडेड रीजन का एरिया। तो ये 2 था, है ना, यहाँ पे ये पॉइंट 2 है वाई पे, है ना, दिस इज 2 ऑन द वाई। तो ये लेंथ 2 है, कहना तो ये 4 है। तो इस ट्रायंगल हाफ इंटू 4 इंटू 2, तो 4 हो गया इसका एरिया, और ये है 4 इंटू 4, है ना, तो हाफ इंटू 8, 8 प्लस 4 12 ना। तो 16 में से 12 जाएगा तो कितना होगा, चेक कर लो। तो मेरा फाइनल क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो टोटल में से जो रिमेनिंग रीजन उसको हटा दीजिए। क्या 4 लिख सकता हूं, क्योंकि इस ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया हाफ इंटू 4 इंटू 4, तो 8 होगा, और इस ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू 4 इंटू 2, तो 8 वन टू 4 होगा। तो 8 प्लस 4 12, टोटल 16 में 12 घटाएंगे 4 बचेगा, तो मतलब सेडेड रीजन का एरिया 4 है, 4 यूनिट। तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई 1/4 न्यूमरेटर वाली, तो न्यूमरेटर वाली आ गई 1/4, ठीक। अब डिनोमिनेटर वाली चाहिए, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ यहीं पे। तो ये हो गया मतलब 4/16 अपॉन, अब ऐसे ही मैं दूसरे वाले पार्ट के लिए काम करता हूँ, ठीक है। तो पहले वाले के पार्ट काम किया, अब ये दूसरे वाले के लिए। तो हमें अब ये चाहिए प्रोबेबिलिटी x बिटवीन 0 एंड 2y। तो x बराबर 0 का क्या मतलब है, y एक्सिस। सो x इज इक्वल टू 0 मीन्स ये लाना है x इज इक्वल टू 0, है ना। दिस लाइन, इस लाइन का ग्राफ है x इज इक्वल टू 0, और बाउंड्री है ना। फिर अगर इनइक्वालिटी का ग्राफ बनाने से पहले आपको बाउंड्री का ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0 इज दिस लाइन y एक्सिस, एंड x इज इक्वल टू 2y बना ही रखा हमने, x इज इक्वल टू 2y, दिस लाइन इज x इज इक्वल टू 2y, राइट। अब मुझे x चाहिए 0 से 2y में, तो x बराबर 0, x बराबर 2y। तो ये वाला रीजन आपको एरिया निकालना है। तो ये जो अभी मैं सेट कर रहा हूं, है ना, इसका एरिया कितना है, जो रीजन मैंने अभी सेट किया है, इसका एरिया बताइए। 12, क्योंकि इसका 4 था, तो ये हो गया 12/16। तो यही लिख देता हूँ 12/16, काम हो गया। तो फाइनली यहाँ 16 काट भी सकते हो, 4/12, आंसर इज 1/3। तो ये बिना इंटीग्रेशन का हो गया, बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में इक्वल है ना, ईच पॉइंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग इवेंट अपॉन एरिया ऑफ सैंपल स्पेस। तो इससे आंसर आ गया। चेक कर लीजिए, किसी को डाउट है तो बताइए। ये क्वेश्चन प्रयास वाले बैच में भेजा हुआ है ग्रुप में। सर जैसे सर्कल वाला होता है उसमें इंटीग्रेशन से होगा ना फिर? अगर यूनिफॉर्म है तो वहां भी एरिया से हो जाएगा। अगर आप जैसे मान लो ये तो रेगुलर फिगर था तो एरिया निकाल लिए, अगर ये इरेगुलर फिगर होता दिक्कत होती। जैसे ग्राफ होता y बराबर x3, तो उसमें तो एरिया नहीं निकाल पाते ना हम। यस सर। तो वहां तो फिर मुझे इंटीग्रेशन करना होता। अब मान लो इसको आप इंटीग्रेशन से करना चाहो तब भी हो जाएगा। सो अगर इसी क्वेश्चन को हम अगर इंटीग्रेशन से करें तो क्या होगा, जैसे यही क्वेश्चन यही था कि मुझे ये प्रॉबिलिटी चाहिए, चलो मैं इधर लिखता हूँ। सो मुझे यही प्रॉबिलिटी निकालनी है, मान लो ये वाला पार्ट है, इंटीग्रेशन से चाहिए प्रॉबिलिटी। चलो ये तो एरिया से कर ही दिया था, मैं सीधा इंटीग्रेशन से इसी पार्ट को सॉल्व करता हूँ।
तो ये पार्ट मुझे इंटीग्रेशन से निकालना था। ये होगा डबल इंटीग्रेशन जॉइंट PDF dy dx। अब आपके ऊपर है, अब dy dx तो देखना पड़ता है क्या लेना बेटर है ना। एक मिनट, देखिए जी, तो अगर ऐसे सॉल्व करेंगे तो आप क्या करेंगे फिर, अगर मैं dy पहले लिखा हूं तो y की लिमिट लूंगा, तो यहाँ है y बराबर x/2, यहाँ है y बराबर 4, तो लिमिट होता y बराबर x/2 क्योंकि x बराबर 2y था से 4, और यहाँ पे प्रोजेक्शन लेंगे इस रीजन का तो x में आएगा 0 से 4, तो ये इंटीग्रेट करेंगे तब भी आपका आंसर वही आएगा। इसको अगर आप सॉल्व करो तो आपका आंसर वही आएगा जो पहले आ जाइए, 12/16 ही आना है। इसको चेक कर लीजिए, आप चाहो तो इंटीग्रेट करके देखो यही आएगा। सिमिलरली जो पार्ट हमने निकाले थे कि x बिटवीन y एंड 2y जो पहले था मेरे पास, तो उसका रीजन कुछ ऐसा था कि दिस वाज x इक्वल टू y, है ना। सो दिस इज x इक्वल टू y, दिस इज x इक्वल टू 2y, सो दिस वाज द रीजन। तो इसमें अगर लिखूंगा सो 1/16 dy dx, तो वर्टिकल स्ट्रिप बनाएंगे, यहाँ y की वैल्यू है x/2, यहाँ y की वैल्यू है x, और फिर से इस वाले का प्रोजेक्शन लेंगे x एक्सिस पे, तो ये 0 से 4 में जाएगा। इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो आंसर वही आएगा 4/16। देखिए आप लोग सॉल्व करके, एक मिनट लाइट चला गया, तो ठीक है, तो इसको चेक कर लीजिए। सर वर्टिकल स्ट्रिप्स हमें दोनों साइड बनानी है। वर्टिकल स्ट्रिप दोनों साइड मतलब क्या, जैसे यहाँ मैंने dy dx लिखा ना, यस सर। तो यहाँ मुझे y की लिमिट लिखनी है, तो जब भी आप y की लिमिट लेना है तो आपको ध्यान ये रखना है कि वर्टिकल स्ट्रिप बनाने हैं। हाँ, अब देखना है कि एंड कर्व जो है ना, जो बाउंड्री है, जैसे ये आपका रीजन है ना अभी, तो अब आपको देखना y की लिमिट लेनी है, तो पहले तो y की लिमिट लेनी थी, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है, आप ऐसे y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि y के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक, स्ट्रिप ड्रॉ कर लिया। अब देखेंगे इसके एंड में कर्व कौन सा है, तो ये एंड में एक ये कर्व है और एक ये कर्व है, ठीक। तो इस वाले कर्व में y की वैल्यू क्या है, y इज इक्वल टू क्या है, और इस वाले कर्व में y इज इक्वल टू क्या है, ये देखना है। तो ये लाइन था y इज इक्वल टू x, ये लाइन था x बराबर 2y, तो y निकाल लेंगे तो x/2, तो ऐसा हुआ। तो यहाँ पे y x/2 है, यहाँ पे y आपका x है, तो x/2 से x लिमिट लिया y की। अब बाहर जो है x dx तो वो कांस्टेंट में आएगा, तो इस रीजन को मान लो ऊपर से हम प्रोजेक्शन लेते हैं, तो प्रोजेक्शन x एक्सिस पे कितना आएगा, तो देखना है कि प्रोजेक्शन जब लेंगे, मतलब ऊपर से अगर हम देख रहे हैं, देखेंगे x एक्सिस कितना इससे ढका हुआ है, तो अगर आप ऊपर से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि x एक्सिस है ना, ये ब्लैक रीजन में 0 से 4 तक x एक्सिस इन्वॉल्व है ना, यहाँ 0 है, यहाँ 4 है, तो 0 से 4 है, इस तरह से। ओके सर, गॉट इट। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए इन्होंने भेजा है क्वेश्चन, आई थिंक आप ग्रुप में ही भेज सकते हैं, एक पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट लेके भेजिए कोई एक क्वेश्चन जो डाउट है। कौन सा क्वेश्चन पूछना है जी आपको, जिन्होंने मुझे पर्सनली भेजे हैं। Sir, let P be the population. Sampling और estimation का mix है. Second question. अच्छा, तो और थर्ड क्वेश्चन का फॉर्म समझ नहीं आया मुझे, मतलब सिंपल है वो बट समझ नहीं आया। थर्ड क्वेश्चन समझ ही नहीं आया, चलो थर्ड ही पहले देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, आई थिंक ये क्या है, अभी जो नेट का एग्जाम हुआ था 2024 दिसंबर वाला, ये किसका पेपर है, कौन सा एग्जाम का, या हाँ अभी का अभी। हाँ मतलब वो दिसंबर 2024 वाला भी लेट हुआ था ना, वही एग्जाम अभी लेट हुआ था, फरवरी में हुआ था, फरवरी 2025 में हुआ था दिसंबर वाला एग्जाम। तो इसमें आपको कह रहा है कि, है ना, तो ये क्वेश्चन नंबर 18 है इस पेपर में। तो ये एक्चुअल एग्जाम तो हुआ था फेब 2025 में, लेकिन एग्जाम दिसंबर 2024 वाला है जो डिले होके हुआ था। ओके, तो ये कह रहा है ABCB सेट्स, है ना, कह रहा है ABC सेट्स हैं, कुछ ऑफ द फॉलोइंग इज, देखिए एक तो ऐसा लिखा हुआ है A/B
b/c, तो आपको समझना है इसका मीनिंग क्या है। सो दिस इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी, इसका ये मतलब है एक्चुअली, है ना। ये क्या फॉरवर्ड स्लैश बोलते हैं ना, तो इसका मतलब डिफरेंस है, और बैक स्लैश का मतलब डिवीजन है ना, ये है। और ये पैरेलल है तो ये गिवन है, मतलब ये सब्ट्रैक्शन है ना, ये वाला डिवीजन है, और ये आपका गिवन का नोटेशन होता है। सो ये डिफरेंस है, ये पूछ रहा ना कि ये किसके इक्वल है, तो ये तो आप सिंपल काम कर सकते हैं, अपनी मर्जी से कोई 3 सेट बना लो, ठीक, और इसमें पुट कर दो, कुछ आएगा, और वही चारों ऑप्शन में रख दो, जिसके साथ कॉन्साइड नहीं करेगा वो आउट। कर सकते हैं। जैसे 4 ऑप्शन है जी, जिन लोगों को आइडिया है बताओ, मैं लिख देता हूँ ऑप्शन से, तो आसान क्वेश्चन है जिन लोगों को थोड़ा बहुत सेट थ्योरी आता है, ये सेट थ्योरी का क्वेश्चन है एक्चुअली। देख लीजिएगा ऑप्शन में सही लिख रहा हूँ, a माइनस सी। देखिए जी, तो आप लोग बताइए ये वाला सेट इनमें से किसके इक्वल है, क्वेश्चन ये पूछा है कि ये जो सेट है b माइनस सी, b इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट c कॉम्प्लीमेंट होगा ना। एक मिनट देख लो मैं क्या लिखा हूँ, वही कह रहा हूँ। नहीं नहीं, अब क्या कहना चाह रहे हैं b क्वेश्चन? माइनस सी b इंटरसेक्शन c कॉम्प्लीमेंट। जी जी जी, हाँ, b माइनस सी का मतलब b इंटरसेक्शन c कॉम्प्लीमेंट, बिल्कुल। और फिर a माइनस बी सी हो जाएगा a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट b इंटरसेक्शन c कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। ट्राई करके बताइए किस ऑप्शन का इक्वल आएगा, कोशिश कीजिए सब लोग, अपने अपने तरीके से ट्राई करो। मैं फिर से कह रहा हूं, एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, अब जो बच्चा सही ऑप्शन टिक करेगा उसको सही मार्क्स मिलेंगे, फिर वो क्वालिफाई करेगा, है ना। मतलब नॉलेज होना और एग्जाम में मार्क्स लाना, ये इस पर डिपेंड करेगा कि वो नॉलेज को सही यूज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो आप ट्राई करके बताओ क्या आंसर आएगा। सर आ गया डी ऑप्शन। आ गया ना, ठीक ये है ऑप्शन है ना। इस तरह से आ जाएगा, जैसे अगर आप लिखोगे तो, जैसे अभी के ब्लैंक लिए टेस्ट वाला समझ नहीं आया था। ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट, अगर इस माइनस को हटाए तो अभी के लिए ये मतलब है। थोड़ा और लिखेंगे तो ए इंटरसेक्स ये बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, यही है। अब इसको थोड़ा खोलिए, डी मॉर्गन्स लॉ अगर आप लगाएंगे तो क्या कहता है, बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी हो जाएगा ये तो, ऐसा। अब इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा लीजिए, सो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, और इसका और मतलब a है माइनस बी ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, यही आ गया आपका, डी ऑप्शन आ ठीक है। गया सर। तो इस तरीके से उसमें सेकंड क्वेश्चन ठीक है, ट्राई करके देखते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है, सैम्पलिंग एंड एस्टिमेशन हाँ अनबायस्ड एस्टिमेट स्पीड। हाँ, ये सैम्पलिंग का क्वेश्चन है, सैम्पलिंग में अनबायस्ड एस्टिमेटर पूछ रहा है। पी बी द पॉपुलेशन proportions of units possessing a certain attribute in a population of capital N units, small p be the sample proportions in a simple random sample without replacement of n units, then the unbiased estimator of p into 1 minus p क्या आएगा। तो p क्या है, सैंपल प्रोपोर्शन है, with the sample proportion in a simple random sampling without replacement of n units। सो क्या आएगा इसका आंसर बताओ जी। सो क्वेश्चन ये है कि अनबायस्ड एस्टिमेटर क्या होगा, ये सिंपल रिजल्ट है लेकिन ये थोड़ा देखना पड़ेगा। देखो इसका पूछ रहा है आपसे कि अनबायस्ड एस्टिमेटर क्या आएगा, 4 ऑप्शंस है, अगर मैं लिखूं तो आपको कैपिटल पी है ना ये, सर स्मॉल पी का अनबायस्ड एस्टिमेटर तो कैपिटल मतलब कैपिटल पी का अनबायस्ड एस्टिमेटर स्मॉल पी आ जाएगा। नहीं, लेकिन वो तब आएगा जब वो विथ रिप्लेसमेंट होता, यहाँ विदाउट रिप्लेसमेंट इसलिए कुछ अलग हो रहा है। सर दोनों के लिए है। दोनों के लिए है, तो यहाँ पे तो आंसर क्या होना चाहिए, अगर वैसा है तो यहाँ से देखना पड़ेगा मुझे, 1 मिनट, p माइनस पी स्क्वायर, तो ये है ना यहाँ पे तो,
हाँ तो बताइए पी स्क्वायर का क्या आएगा फिर। ठीक है, तो पी स्क्वायर कैसे निकालेंगे अनबायस्ड एस्टिमेटर। वही पूछ रहा हूँ। हम्म तो सैम्पलिंग भी एक दो लेक्चर में फास्ट फास्ट ले लीजिए। ये क्योंकि सैम्पलिंग मैंने पढ़ाई जो टॉपिक पढ़ाते हैं ना तो वो फ्रिक्वेंट याद रहता है, नहीं तो हम भी भूल जाते हैं चीज़ें। तो सैम्पलिंग या तो कराना पड़ेगा। तो इसका आंसर तो एग्जैक्टली मुझे भी याद नहीं है, क्योंकि देखना पड़ेगा मुझे कि इसमें क्या है। मतलब मुझे ऐसा लगा डायरेक्ट रिजल्ट ही है ये, लेकिन रिजल्ट याद तब रहता है जब आप टॉपिक रिवाइज करते हो। तो मैंने सैम्पलिंग पढ़ाया नहीं है, सैम्पलिंग गेट में है भी नहीं, तो इसलिए अभी पढ़ाया नहीं है। तो इसको देखते हैं, इसको मैं सैम्पलिंग करा के फिर क्वेश्चन कराता हूँ। तो एक क्लास दो, अगले क्लास में कराते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, बाकी पहला हो गया है 15 नंबर जो है। सही है ना अच्छा सर? ये 17 था, एक मिनट 18 नहीं था ना, ये 17 था ना शायद, 15 16 17 है ना। नहीं ये 18 ही था, एक मिनट, ये 18 था ये 17 था। ठीक है, ये 18 था ये 17 है। वो 16 है एक्चुअली। ठीक है, तो इसको मैं अभी है ना आपको कल कराता हूँ। इसका एक बार देखना पड़ेगा रिजल्ट क्या है, तो जाके फिर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट बताइए, और लोगों जो ट्राई किए हैं पूछिए। ऐसे ही पता चलेगा, मान लो मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा, अब मुझे क्या रियलाइज हुआ कि मुझे इसकी थ्योरी नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि मैं भूल चुका हूँ, है ना। अब क्यों भूला? क्योंकि मैंने बहुत दिनों से प्रैक्टिस नहीं की है। अब क्यों प्रैक्टिस नहीं की? जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं पिछले 3-4 साल से पीएचडी कर रहा था, तो जरूरत पड़ती नहीं है। तो वैसा है। तो वो चीज़ें हैं। तो इस तरह से आपको भी सोचना पड़ेगा जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं, आपको सोचना कि भाई क्यों नहीं हो रहा है। एग्जाम तो आपको देना है, मुझे जब निकालना था मैंने निकाल लिया एग्जाम, तो तब मैंने पढ़े थे। अब आपको निकालना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इस तरह से। सर 15 का आंसर की गलत दिया है क्या? क्या कह रहे हैं? जो 15 क्वेश्चन है वो ऑप्शन डी आ रहा है, बट आंसर की में थर्ड दिया है। अच्छा देखते हैं, ये 15 जो आप कह रहे हैं ये वाला है, एमएलई वाला ना। जी। अच्छा, तो ट्राई करके देखते हैं। तो ये जो 15 नंबर 16 अभी वो सैम्पलिंग का था, जो कि नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। 15 जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि x1 x2 डॉट 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 xn, ये जो है एक रैंडम सैंपल है, मतलब आईआईडी है, फ्रॉम यूनिफॉर्म थीटा कॉमा 1 माइनस थीटा, यही है, वेयर थीटा इज माइ। ऑप्शन सी आ रहा है। अच्छा आपका सी आ रहा है, ठीक है। आंसर में क्या दे रखा है जी अवनीश? सी दिया है। सी दिया है? आई थिंक वो गलत है। अच्छा देखिए एक बार चेक करते हैं, रुकिए। तो यहाँ बता रखा है थीटा जो है माइनस इन्फिनिटी से 2 तक है, हाफ तक है। ठीक है, ये इसको पैरामीटर स्पेस बोलते हैं ना। तो ऐसा है। एंड द एमएलई ऑफ थीटा इज, तो हमसे पूछ रहा है कि इसका एमएलई क्या होगा। तो जब आप इसका पीडीएफ लिखते हैं, ठीक है, यही है यूनिफॉर्म थीटा कॉमा 1 माइनस थीटा, है ना। ठीक है, सो थीटा की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से हाफ में है। ठीक है, तो ये जो माइनस थीटा होगा ये माइनस हाफ से इन्फिनिटी, सो 1 माइनस थीटा होगा हाफ से इन्फिनिटी, देख लो। ठीक है, तो ये 1 माइनस थीटा का रेंज है और ये थीटा का रेंज है। ओके, सो मतलब इसलिए ना इंटरवल है ना, ये तो इंटरवल ए बी है, तो ए छोटा होगा बी से, तो है ना, ये हाफ से कम है ये हाफ से ज़्यादा है, तो इंटरवल ए बी है। ठीक है, सो पीडीएफ जो इसका होगा 1/b माइनस ए, यही करते हैं हम लोग। और x की जो वैल्यू है, अगर मैं एक्साइज लिखूं, सो एक्स आई इज बिटवीन थीटा एंड 1 माइनस थीटा। तो यहाँ से इसको अगर ठीक करें तो 1 माइनस 2 थीटा हो जाएगा ये, सो 1 माइनस 2 थीटा। सो लाइक्लीहुड फंक्शन अगर लिखें हम, तो लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ एफ एक्स आई फ्रॉम 1 to n। तो ये जब यहाँ आप लिखेंगे तो ये आएगा 1/1 माइनस 2 थीटा की पावर n। एंड देन यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर ऑल आई ये हो रहा है ना, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। सो देखिए करते हैं। तो इसमें ये है कि हमें देखो लाइक्लीहुड फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, तो हमें थीटा का डोमेन निकालना है। तो उसके लिए क्या करना होगा कि थीटा का देखना है रेंज कहाँ से कहाँ तक। यहाँ जैसे है कि थीटा लेस देन इक्वल टू एक्स आई, मतलब x1 थीटा लेस देन x1 थीटा लेस देन x2 थीटा x3 सबसे छोटा है। तो दिस विल इम्प्लाई फॉर ऑल आई, सो दिस विल इम्प्लाई थीटा इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ ऑल, यही ना। फिर 1 माइनस थीटा इज मोर देन, यहाँ इक्वलिटी लगा सकते हैं, देर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है ना।
so you can include that theta. So 1 माइनस कंटिन्यूअस है ना, so 1 माइनस थीटा मोर देन एक्साइज है, तो इससे ये समझ आया कि 1 माइनस थीटा जो है मोर देन इक्वल टू x1 मोर देन इक्वल टू x2 मोर देन x3, तो मोर देन है तो मैक्सिमम ऑफ ऑल है ना, तो ये आ जाएगा nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक। ठीक, तो इसको थोड़ा और आप सिंप्लीफाई करेंगे, सो यहाँ से थीटा अगर हम देखें, थीटा उधर चला जाएगा लेस देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स एन, चेक कर लीजिए, सो ये आ जाएगा, और यहाँ से थीटा जो है लेस देन इक्वल टू x1 भी है ये वाला, और एक ये वाला है, मतलब ये दोनों इंक्लूड कर दिया मैंने, तो इनका कॉमन सॉल्यूशन क्या आएगा, थीटा लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स 1 माइनस nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि इससे भी छोटा उससे भी छोटा है तो मिनिमम हो जाएगा, तो यहाँ से फाइनली जो डोमेन आया थीटा का, कि थीटा जो है वो माइनस इन्फिनिटी से, इसका कुछ नाम रख देते हैं, टी रख दो इसका नाम, लेट से टी इसका नाम रख देते हैं, मतलब थीटा इज लेस देन इक्वल टू टी हो गया ना, सो ये डोमेन है इसका। ठीक है, सो नाउ यू हैव लाइक्लीहुड फंक्शन एज 1/1 माइनस 2 थीटा की पावर n व्हेन थीटा बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। ठीक है, ये लाइक्लीहुड फंक्शन अभी तक हमने सिंप्लीफाई किया। नाउ अब आपसे पूछा जाए कि ये जो फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, एल डैश थीटा जो लाइक्लीहुड फंक्शन है उसका डेरिवेटिव निकालिए, वो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, सब लोग निकाल के बताइए, जो लाइक्लीहुड फंक्शन का डेरिवेटिव है वो नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी, ये बताना है आपको। पॉजिटिव, n/1 माइनस 2 थीटा रेज़ टू n प्लस ऐसे 1। भी सोच सकते हैं थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होगा तो 1 माइनस 2 थीटा छोटा होगा तो ओवरऑल बड़ा होगा, जो जैसे भी देख सकते हैं, हाँ मैक्स ऑफ दिस होगा, थीटा अगर है ना छोटा कर देंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी, थीटा को मैक्स लेना पड़ेगा, तो 1 माइनस 2 थीटा बड़ा होगा, फिर 1 बाई माइनस, तो वैसे मैं सिंपली इतना दिमाग लगा, 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1/x स्क्वायर, सो ये आ जाएगा, और फिर इसका डेरिवेटिव वापस करेंगे तो -2। ठीक है, तो फाइनली कहने का मतलब ये आ गया 2/+2/, ठीक है, ये आ गया जो कि पॉजिटिव है। ठीक, फॉर ऑल थीटा, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अच्छा, MLE होता क्या है, MLE इज द वैल्यू ऑफ थीटा दैट मैक्सिमाइजेज लाइक्लीहुड फंक्शन, यही है। सो ये जो लाइक्लीहुड फंक्शन हमने निकाला, हमने क्या कहा कि ये जो फंक्शन है, जस्ट समझाने के लिए कि इधर माइनस इन्फिनिटी और मान लो यहाँ t है फॉर एग्जांपल, तो दिस फंक्शन है ना, ये लाइक्लीहुड फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो लाइक्लीहुड फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, और इसके आगे डोमेन है नहीं। सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इन दिस इंटरवल, इस इंटरवल में पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या है इसका, t, तो इसका मतलब है कि L थीटा इज मैक्सिमम एट थीटा इज इक्वल टू t, देयरफॉर t इज MLE ऑफ थीटा, तो मतलब t मतलब ये क्वांटिटी, तो MLE क्या आया, सो MLE ऑफ थीटा इज मिनिमम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स कॉमा 1 माइनस nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक। किसी को डाउट है तो बताइए। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको MLE वाले जैम के गेट के पेपर में बहुत मिलेंगे, तो प्रैक्टिस के लिए वहां भी कर सकते हैं, नेट में भी है। इसका मैक्स वैल्यू लेना पड़ेगा ना, क्या लेना पड़ेगा, इसका मैक्स, अच्छा एक मिनट, किसका मैक्स लेंगे, नहीं समझे, जो है जो आपने लिखा है, मीन की जगह मैक्स कहना चाह रहे हैं आप, नहीं वो मीन तो होगा उसी का, उसका फिर मैक्स किसके साथ, हाफ के साथ, अच्छा एक मिनट, तो अभी तो यहाँ से लिखा जाए, ये भी तो यहाँ ये कहना चाह रहे हैं ना आप, ओके एक मिनट, तो यहाँ पे जो है थीटा हमने कहा कि ये मैक्सिमम, लेकिन थीटा आपको देखना पड़ेगा, एक मिनट को, तो अभी ये होता जब अनरेस्ट्रिक्टेड होता है, ये नहीं कहना चाह रहे हो आप, तो रेस्ट्रिक्टेड है तो क्या होगा, मैं पूरा क्वेश्चन देख लेता हूँ, रुको एक मिनट। सो क्वेश्चन क्या है आगे, एक मिनट, तो यहाँ पे जो है आपके पास, हमारे पास क्या है, द MLE ऑफ थीटा, लेकिन थीटा हमारा क्या था, इट वाज बिटवीन -1 टू हाफ, तो क्या कहना चाह रहे हैं, अभी तो मैंने ये लिखा ना, मतलब इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे आप ऑप्शन देख के कंफ्यूजन है शायद, ऐसा कह रहे हैं आप। अभी मैं ये एक मिनट को, ये मैंने क्या लिखा था, मीन ऑफ x1 कॉमा 1 माइनस xn, ये कोई ऑप्शन है कि नहीं है, पहले ये बताओ, ये कोई ऑप्शन है, यस सर,
कौन सा ऑप्शन है ये? मीन सी ऑप्शन। मीन ऑफ 1 माइनस एक्स एन कॉमा एक्स वन, सही तो है, ये सी ऑप्शन एक्चुअली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सर अवनीश जो कहना चाह रहे हैं वो शायद ये है, जैसे हमारा एल ऑफ थीटा आया है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 थीटा की होल पावर n, हाँ तो हमें इसको मैक्सिमाइज करना है, तो थीटा की मिनिमम वैल्यू लें या मैक्सिमम लें तब ये क्वांटिटी एल ऑफ थीटा, आई थिंक वो वहाँ कंफ्यूज है। हाँ 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 एग्जैक्टली, देखिए अरे भाई अवनीश आपको फंक्शन को इसको मैक्सिमाइज करना है। अब खुद दिमाग लगाओ कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है इस इंटरवल में, थीटा की वैल्यू माइनस यूनिट टी में होगी, तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग फंक्शन का क्या मतलब होता है कि जब हम थीटा की वैल्यू बढ़ाएंगे तो फंक्शन की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो आप खुद सोचो इस इंटरवल में थीटा की वैल्यू मैं क्या लूंगा तो ये फंक्शन मैक्सिमम हो जाएगी। मैंने वही किया है लेकिन आप वो समझ नहीं पाए हैं। मैं यही तो लिखा हूं कि ये फंक्शन लाइक्लीहुड फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये ग्राफ बनाने का ही तो मतलब था। तो ये डोमेन है फंक्शन का, तो खुद सोचो ना कहां पे थीटा की वैल्यू लेंगे इस इंटरवल में ताकि फंक्शन मैक्स, ये ग्राफ है एल थीटा का, ये ग्राफ किसका बनाया मैंने, थीटा वर्सेस लाइक्लीहुड फंक्शन रफली। तो आप बताओ थीटा ऐसा क्या लोगे ताकि ये फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेन करे, तो टी ही तो है वो वैल्यू, टी के आगे तो जा ही नहीं सकते ना आप, डोमेन तो टी पे रेस्ट्रिक्टेड है यहाँ पे। तो सिंपल है ना कि वैसा थीटा जो लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज करे, तो वो टी है जो मैक्सिमाइज कर रहा है, तो मैक्स लिखने की क्या जरूरत है यहाँ पे, क्यों मैक्स लिखेंगे, क्योंकि ये फंक्शन मैक्सिमम है इस वैल्यू पे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम ऑफ लाइक्लीहुड फंक्शन इज एमएलई, सिंपल है। अभी क्लियर हुआ कि नहीं जी? और आप कंफ्यूज पता नहीं क्यों, इतने सारे क्वेश्चंस आपने जैम गेट नेट वाले सॉल्व किए, अभी तक आपको क्लियरिटी नहीं है। मतलब अगर हाफ के साथ करते कुछ समझ भी आता कि हाँ इसके साथ, लेकिन जरूरत नहीं है यहाँ पे एक्चुअली, क्योंकि उसमें है ना ऑप्शन में इसका जिक्र ही नहीं है। तो यहीं से ये ऑलरेडी कहने का मतलब ये मैं कि टी जो होगा वो ऑलरेडी लेस देन हाफ ही होगा, क्योंकि ये मिनिमम था ना यहाँ पे, इसीलिए जो भी है तो हमें उसको देखने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिस इज द सी ऑप्शन, ठीक है। वो हो सकता है आप ऑप्शन में ऐसा लिखा हुआ है तो आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन में आई थिंक ये है और फिर ये है। सो ये xn का मतलब तो सब जानते हैं ना, मैक्स ऑफ x1 x2 xn, तो अब ये देख के कंफ्यूज होने शायद, मीन ऑफ x1 x2 xn, तो ऑप्शन में ऐसे करके लिखा हुआ है तो मैंने उसको ये लिखा है ना, तो ये मीन ऑफ x1 x2 xn, मैक्स ऑफ x1 x2 xn और फिर इसका मिनिमम है, ठीक है। तो ये एमएलई इस तरह क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हो, जैम का पीवाईक्यू सॉल्व कर लो, गेट का पीवाईक्यू सॉल्व कर लो, आईएसएस वाले पीवाईक्यू कर लो, है ना, नेट के कर लो, जैम गेट नेट आईएसएस, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे एमएलई पे। और बताइए जी, तो इसमें 3 क्वेश्चन थे, 15 16 17, नहीं 16 17 18, एक तुम्हें समझ नहीं आया कौन सा 15 ना, ऊपर लेगा ना 15 16 17 जो भी है। सो हमने 15 और 17 किए हैं, 15 और 17 किए हैं। चलो मैं पहले सही कर रहा था, ये जो क्वेश्चन था ना ये 18 नहीं 17 ही था, ठीक है। क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन नंबर ऊपर लिखा है, अगले पे वो लिखा हुआ है। ठीक है, ये 17 था, 18 वाला ये था, नहीं 16 वाला ये था, और ये 15, ठीक है। नहीं देख लो। और बताओ जिन लोगों ने ट्राई किए हैं, तो एक क्वेश्चन रह गया वो कल देखते हैं। और देखो अक्सर मैं देखता हूँ कि बच्चा क्या चाहता है, सर आप ऐसा कुछ करा दो ना कि मेरा एग्जाम में टॉप कर जाऊं। ऐसा कोई दवाई नहीं, ना मैं दे सकता हूँ ना कोई दुनिया कोई दे सकता है, एक ही इंसान दे सकता है, वो आप हो। तो ऐसी दवाई ढूंढो, ढूंढो कहाँ ढूंढो, किताब में, सिलेबस में, पीवाईक्यूज में, गूगल पे, यूट्यूब पे ढूंढो और दिमाग में उसको फिट करो। ऐसी कोई दवाई नहीं है। जैसे मैं क्लास रखता हूँ तो कोई बच्चा कुछ नहीं पूछता है, जब क्लास नहीं होती सर ये करवा दो ये करवा दो, ठीक है, तो 1 बाई 1 होगा। जैसे पीवाईक्यू सॉल्व करो और अगर कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, इसका मतलब क्या समझूं मैं कि सबको सब कुछ आता है, फिर एग्जाम भी नहीं निकल रहा है, तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया ना, कि डाउट भी नहीं पूछ रहे मतलब सब आ रहा है, और फिर मतलब जो नहीं पूछ रहे उनको बोल रहा हूँ मैं, और एग्जाम भी नहीं निकल रहा है। तो देखो उसको कहाँ वर्क करो, तो खुद के साथ है ना ऑनेस्ट रहो, तैयारी करो, और जो डाउट है पूछो, जितना मैं कर पा रहा हूँ करूँगा, बाकी एग्जाम आपको निकालने, मेहनत आपको करना है, ठीक है। ओके जी, तो और जिन्होंने पीवाईक्यूज ट्राई किए हैं देखिए, जो डाउट है CSIR नेट के पीवाईक्यू में पूछिए, जो अभी होगा अभी हो जाएगा, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में होगा।
ठीक है भाई, तो आज ये स्टॉप करते हैं। कल मे बी क्लास टाइम शायद यही होगा, ये बता दूंगा मैं, है ना। तो 2 घंटे क्लास होगी, 1 घंटे में ये टॉपिक में भी स्टार्ट करूंगा एंड 1 घंटे हम ऐसी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। जो बच्चे ट्राई करके आएंगे तो आप बस ये दिमाग लगा लो कि पिछले 10-15 साल के PYQ को ढंग से सॉल्व कर लो, एटलीस्ट 200 मार्क्स पूरे हो जाए इतना, और फिर बाकी यहाँ डाउट पूछो, ठीक है। सर कल कौन सा थ्योरी टॉपिक होगा? हाँ, कल जो थ्योरी है इसमें स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से क्या स्टार्ट करेंगे, बताओ कहाँ से स्टार्ट करें? सर ये मल्टीवेरिएट ले लीजिए। मल्टीवेरिएट तो हुआ है पहले से, तो मल्टीवेरिएट पे जाएंगे। इनको क्यूइंग थ्योरी की जल्दी पड़ी है तो ये डेटा रिडक्शन टेक्निक से, डेटा रिडक्शन टेक्निक, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, क्लस्टर एनालिसिस, इसमें क्वेश्चंस आते भी हैं। ये भी देख लेना कि पढ़ने का ठीक है, लेकिन इसके क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि ये देखो कि वैसे टॉपिक से आया था। हाँ से आया था। अच्छा, क्योंकि ये भी देखना है कि जो जिस टॉपिक से क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आते हैं, जैसे रैंडम वेरिएबल से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, एस्टिमेशन से फ्रिक्वेंटली मिलेंगे, टेस्टिंग से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं, तो आप जब 5-10 साल के PYQs बैठ के सॉल्व करोगे ईयर वाइज वाले, तो आपको खुद समझ आएगा कि इन क्वेश्चन के, इन टॉपिक्स के क्वेश्चन इस पेपर में भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा इस टॉपिक के क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं, तो वो सॉल्व करोगे तो उससे आइडिया होगा। जिन टॉपिक नहीं आ रहा ज़्यादा क्वेश्चन, यू कैन स्किप दैट ऑल्सो, है ना। ये है, बट फिर भी देखते हैं। तो अभी तो मुझे लगता है कि कहाँ से स्टार्ट करें? LPP से ये तो छोड़ दो, ये तो डुअलिटी, इसको हटा देते हैं, अभी इसकी ज़रूरत नहीं, हालांकि ये ऑपरेशन रिसर्च का पार्ट है, लेकिन कर सकते हैं। तो यहाँ से देखते हैं ये क्या है, यही वाला पार्ट इनको ऐसे भी जल्दी है एक, है ना, क्यूइंग थ्योरी का। तो ये वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं यहाँ से लेके, फिर इसको कंप्लीट करते हैं। क्या है इसमें, तो बेसिक मैं बता दूंगा, बाकी किताब बहुत सारी हैं पढ़ने के लिए क्यूइंग थ्योरी की, अब पढ़िए। सो ये वाला पार्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं कल, ये वाला पार्ट कंप्लीट कर देता हूँ, फिर हम आएंगे इस पर। फिर ये चाहो तो ये भी करा सकते हैं, LPP एंड सिंपल, इसके भी 1 या 2 क्वेश्चन लास्ट के होते हैं, है ना, जो पूछे जाते हैं लिनियर प्रोग्रामिंग के। ठीक है, चलिए तो कल हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अभी पहले ये वाला पार्ट कंप्लीट करते हैं, फिर हम ये कंप्लीट करेंगे, फिर इस पे आएंगे, देखेंगे। बाकी जब तक जो टॉपिक आपने पढ़ रखे हैं उसके PYQ सॉल्व कीजिए अच्छे से, जो डाउट हो रहा है उसको कलेक्ट कीजिए एक जगह, डाउट क्लास में मत ही, क्योंकि जब ये CSI नेट का अलग बैच चल रहा था, इसी में पूछो, इससे आपके डाउट की वजह से बाकियों का भी फ़ायदा होगा, जो बाकी बच्चे हैं, है ना, उनका ही फ़ायदा होगा। और फिर जो पढ़ नहीं रहे हो, जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हो, डोंट एक्सपेक्ट एग्ज़ाम निकलेगा, है ना। सिर्फ क्लास ज्वाइन करने से, वीडियो देखने से किसी का एग्ज़ाम नहीं निकला है। प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे घर पे सीख के, तभी निकलेगा। तो एफर्ट्स करने हैं, वीडियो भी देखने हैं, क्लास भी करने हैं, प्रॉब्लम भी सॉल्व करना है, डाउट भी पूछना है, ठीक है। एट द एंड आपको एग्ज़ाम के लिए खुद को तैयार करना है। आप कैसे करोगे खुद से पूछो और उसके हिसाब से वर्क करो, ठीक है। चलिए फिर जी। सर वो वैसे पूछना था, IIT बॉम्बे के कैंपस के बाहर अकोमोडेशन के लिए हैं होटल?